हाय फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, चूँकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने कैसे इंग्लिश सीखी। और दोस्तों मुझे फिर अपनी कहानी याद आती है, वो लंबी कहानी कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि मैं बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक गाँव में मेरा जन्म हुआ था। और दोस्तों मुझे इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती थी और इंग्लिश नहीं जानने के कारण मुझे बड़ी दिक्कत हुई और कई जगहों पर मेरा बहुत मजाक भी बनाया, लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाया कि इसको इंग्लिश नहीं आती। दोस्तों मैं तो श और स का अंतर भी नहीं जानता था, मैं इंग्लिश को भी इंग्लिश ऐसे करके बोलता था। वहाँ से दोस्तों उस ज़ीरो लेवल से लेके आज के लेवल तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। हो सकता है ये बातें, ये तरीके आपके काम आ जाए और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो। तो आज दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। दोस्तों कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने इनके ऊपर अमल कर लिया, अगर पूरा नहीं आधा भी अमल कर लिया तो भी आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा और इतनी इंग्लिश तो आपको आप आराम से आपको आ जाएगी कि आपका काम खूब अच्छी तरह से चलता रहे। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या सीखा, जब मैंने ये सोचा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश में दूसरों से बातचीत करनी है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मुझे किसी से पीछे नहीं रहना, तो सबसे पहले यही सवाल आया सामने कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो मैंने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई ग्रामर पढ़ो, ग्रामर के नियम पढ़ोगे तभी तो सेंटेंस बना पाओगे। जैसे टेंस पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा सही बात है। तो दोस्तों मैंने ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया, ग्रामर के रूल्स पढ़े मैंने, टेंसेस सारे पढ़े मैंने, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा। तो मेरी समझ में आया कि अच्छा जी सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं कि ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, जा चुका है, खा चुका है। ये सेंटेंसेस कैसे, जा चुका था, खा चुका था, रहा था, रही थी, ये सब टेंस से सीखना होता है। तो दोस्तों वो सीखा। इसके अलावा दोस्तों किसी ने कहा कि तुम ट्रांसलेशन बनाओ, तुम रोज़ ट्रांसलेशन बनाओ। किसी टीचर ने मुझसे ये बात कही तो तुम्हारा बड़ा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं अपने घर में भाइयों में सबसे छोटा था। मेरे जो बड़े भाई लोग थे उनकी बुक्स ऑलरेडी थी घर में ट्रांसलेशन वगैरह की। तो मैंने उनसे पूछ के एक बुक लेके मैंने ट्रांसलेशन बनाना शुरू किया। और दोस्तों मैं एक एक्सरसाइज ट्रांसलेशन डेली बनाता था। इधर जो भी ग्रामर में सीख रहा था, ग्रामर में टॉपिक, जैसे मान लेते हैं मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सीखा, ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंसेस सीखे। फिर उन्हीं के ऊपर जो ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन की बुक में भी टेंस वाइज ट्रांसलेशन दिया होता है। तो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। तो वो ट्रांसलेशन मैंने बनाना शुरू किया रोज़। उसके बाद वो ट्रांसलेशन बना के कई बार मैं लोगों से चेक करवाता भी था, कई बार नहीं भी करवाता था। मुझे ये संतुष्टि मिलती रहती थी कि हाँ मैं सीख रहा हूँ और मैं सीखने लगा धीरे धीरे। अच्छा दोस्तों जब ये सेंटेंसेस बनाने शुरू किए तब कई बार ऐसा होता था कि मन में अगर कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसको मुझे बनाना है तो उसमें कुछ ऐसे शब्द होते थे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे जो मुझे इंग्लिश में जिनकी मीनिंग नहीं आती थी। मैंने कहा अब क्या करूँ, नई मीनिंग कैसे सीखूँ। अगर मुझे बोलना है विषमता, इंतज़ार या इनकार, तो ये सब कहाँ से सीखूँगा मैं, इनका क्या मीनिंग होगा, इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा या खुद भी सोचा। तो लोगों ने कहा कि अगर वोकैबुलरी सीखना है, शब्दकोश बढ़ाना है अपना, तो तुम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर। मैंने कहा अच्छा जी इंग्लिश का न्यूज़पेपर, इंग्लिश तो मुझे आती नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो न्यूज़पेपर लो और साथ में एक डिक्शनरी रखो और जिस वर्ड की मीनिंग नहीं आती है उसको डिक्शनरी में देखते चलो। मैंने कहा इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो बिना टाइम लगाए तुम सीख लेना चाहते हो, बिना मेहनत के कोई चीज़ मिलती है क्या दुनिया में। तो बात मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा सही बोल रहे भाई, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, बगल में डिक्शनरी रखता था मैं, जिस वर्ड की मीनिंग नहीं आती उस वर्ड की मीनिंग देखता चलता था मैं। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ने से दोस्तों दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जैसे उसमें सेंटेंस भी बने होते हैं ऑब्वियसली, तो मैं सेंटेंस भी देख के पहचानने की कोशिश करता था, क्योंकि मैं ग्रामर भी पढ़ रहा था, ट्रांसलेशन भी बना रहा था कि अच्छा ये सेंटेंस जो है इस टेंस में बना है, ओहो ऐसे बनता है सेंटेंस। और जब मैं वर्ड सीख रहा था तो मैं ये भी सीख रहा था कि इस वर्ड को सेंटेंस में ऐसे यूज़ करते हैं, तो बात समझ में आने लग गई। उसके बाद दोस्तों वोकैबुलरी सीखने के लिए, नए नए वर्ड सीखने के लिए एडवर्टाइजमेंट, जैसे अगर टीवी पर कोई ऐड आ रहा है या अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं बस में जा रहा हूँ अपनी क्लास के लिए या साइकिल से जा रहा हूँ या पैदल जा रहा हूँ, मैंने देखा कि बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर कोई ऐड है, अमूल का ऐड है या कैडबरी का ऐड है, कोई भी किसी भी चीज़ का ऐड है, और अगर वो ऐड इंग्लिश में है
तो उसमें जो जैसे कुछ ऐसे शब्द होते थे जिनकी मीनिंग मुझे नहीं आती होती थी। तो दोस्तों आपको पता है मैं क्या करता था, मैं एक पेपर और एक पेन हमेशा अपनी जेब में रखता था, और जिससे कि मैं उस वर्ड को मिस ना कर सकूं। तो जब वो वर्ड देखा मैंने, ऐसा कोई वर्ड है जिसकी मीनिंग मुझे नहीं आती है, तो वो वर्ड मैं तुरंत उस पेपर पे लिख लेता था, जिससे कि घर पहुंच के या लाइब्रेरी में पहुंच के जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वहाँ डिक्शनरी में उसकी मीनिंग देख के उस ऐड का मीनिंग समझ सकूँ। तो नए नए वर्ड्स मैंने वहाँ से भी सीखे। इसके अलावा दोस्तों मैंने इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ने की कोशिश की। लोगों ने मुझसे कहा कि इंग्लिश में जो किताबें लिखी हुई हैं, कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, ये भी तो तुमको पढ़ना चाहिए, और डिक्शनरी लेके बैठो, जिस वर्ड की मीनिंग नहीं आती है उसकी मीनिंग देखते चलो। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने शेक्सपियर के प्लेज पढ़ना शुरू किया, रोमियो एंड जूलियट या मैकबेथ, बहुत सारे प्लेज हैं, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द टेम्पेस्ट, ओथेलो। तो शेक्सपियर को इंग्लिश का जनक कहा जाता है, उन्हीं से स्टार्ट किया। तो दोस्तों लिटरेचर पढ़ने से मुझे क्या हुआ, थोड़ा हाई लेवल की इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग भी पता चलने लगे, क्योंकि लिटरेचर में इंग्लिश थोड़ी अच्छी लिखी होती है। उसके अलावा दोस्तों मैं क्या करता था, चूँकि मैं स्टूडेंट था, मेरी एज कम थी, तो मैं कॉमिक बुक्स भी पढ़ता था। तो किसी ने मुझे कहा, सलाह दी कि ये कॉमिक बुक्स हिंदी में जो पढ़ रहे हो इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा ये तो सही बात है यार। अच्छा दोस्तों, कॉमिक बुक्स में जो इंग्लिश होती है वो स्पोकन इंग्लिश होती है, प्योरली एकदम इनफॉर्मल इंग्लिश, डेली लाइफ में चलने वाली। तो मैंने कहा कौन सी कॉमिक्स पढ़ूँ, तो उन्होंने कहा जो इंग्लैंड से आती है छप के वो पढ़ो, उसमें असली इंग्लिश होगी, ओरिजिनल। मैंने कहा अच्छा ऐसी कौन सी कॉमिक्स है, तो उन्होंने कहा आर्चीज़ कॉमिक्स, टिन, ये सब बाहर, उसमें बाहर की इंग्लिश होती है, जो ओरिजिनल असली इंग्लिश है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने आर्चीज़ वगैरह पढ़ना शुरू किया इंग्लिश में। तो उसमें से मुझे फ्रेजेज या कुछ ऐसे वर्ड्स, या असल में अंग्रेज लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, इसका ज्ञान होने लग गया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने कैसे एक एक करके सीढ़ी चढ़ी और कैसे मुझे इंग्लिश की समझ हुई, ये आपको बता रहा हूँ। एक गांव के आदमी, मैं गांव का रहने वाला हूँ बेसिकली, जिसको इंग्लिश का ए भी नहीं आता था, अब धीरे धीरे मेहनत कर करके वो सीखने लग गया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, किसी ने कहा भाई गाने सुनो, इंग्लिश में गाने सुनोगे तभी तो इंग्लिश में पकड़ बनेगी, समझ। जैसे सामने कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो मैं तो समझ भी नहीं पाता था। एक बार तो दोस्तों ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ कि मैं किरोड़ीमल कॉलेज है दिल्ली में, वहाँ बैठा हुआ था ऑडिटोरियम में, और मेरे बिल्कुल बगल में आके एक लड़की बैठी और उसने मुझसे अंग्रेजी में कुछ पूछा, और मैं ये समझ तक नहीं पाया कि वो पूछ क्या रही है। तो मेरा चेहरा जो है वो शर्म के मारे लाल हो गया था। तो अगर मान लेते मैं एक तरफ अपनी तरफ तो सीख रहा हूँ कि ठीक है जी इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो वो समझ में नहीं आता था। तो लोगों ने कहा कि फिल्म देखो और गाने सुनो तो धीरे धीरे बात पकड़ में आने लग जाएगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जी सॉन्ग्स सुने। अब सॉन्ग्स, अब मैं दोस्तों जिस टाइम में मैं स्टूडेंट था उस वक्त ना इंटरनेट था, ना गूगल था, ना ये सीडीज़ और आपका पेन ड्राइव से कुछ भी नहीं थे। तो हमको कैसेट खरीदनी होती थी। तो दोस्तों मैं कैसेट खरीद के लाता था, फिर वो गाना कहीं से सॉन्ग बुक खरीदी, जैसे उस सॉन्ग बुक में अगर वो गाना भी है तो गाना बजाना शुरू किया, और सॉन्ग बुक खोल के वो जो गाना है वो सामने रख लिया। अब एक बार में देखा कि सिंगर कैसे गा रहा है, तो वो जैसे गा रहा है उसको वर्ड्स को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी दिक्कत हुई शुरू में, लेकिन धीरे धीरे पकड़ बनने लगी, और अंग्रेज लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं या गाते हैं ये भी समझ में आने लग गया। मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों तो सॉन्ग से हमको, अच्छा सॉन्ग्स में जो वर्ड्स थे, लिरिक्स, उन वर्ड्स मतलब उनमें ऐसे वर्ड्स होते थे जिनकी मीनिंग भी नहीं आती होती थी। तो फिर वही डिक्शनरी लेके बैठे और गाने का पहले पूरा मीनिंग समझा। तो गाने की मीनिंग समझ में आ गई जब, तो अच्छा भी लगे, यार गाना तो बड़ा अच्छा है, बड़ा रोमांटिक गाना है, ये तो काफ़ी अच्छा गाना है। तो गाने की मीनिंग सीख ली और गाना बजाया, और अब उसको सुन रहे हैं तो प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद दोस्तों सिंगिंग प्रैक्टिस की हमने, कि हमारी ज़ुबान, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं बचपन से, तो जीभ को हिंदी बोलने की आदत है। इंग्लिश बोलने की आदत कैसे पड़ेगी, या तो बातचीत करो दूसरों से, तो उतनी इंग्लिश तब तक आई नहीं थी कि दूसरों से बातचीत कर सके, या हिचकिचाहट, हेजिटेशन होती थी, या शर्म भी आती थी कि कैसे बोलूँ, कहीं कुछ गलत हो गया तो। ये दोस्तों बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि अरे कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों तब तक किसी ने कहा कि गाना बजा के, सामने तुम्हारे लिखा हुआ है ही, जैसे जैसे सिंगर गा रहा है तुम गाने की कोशिश करो। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। तो हम 3-4 फ्रेंड्स का हमारा ग्रुप था, हम किसी भी गाने को बजा के हम तीनों चारों एक साथ मिलके चिल्ला के खूब गाते थे। तो हमने सिंगिंग प्रैक्टिस की। तो क्या हुआ धीरे धीरे कि हमारे अंदर जो हेजिटेशन थी इंग्लिश की, हमको इंग्लिश नहीं आती है, हम इंग्लिश, ये हेजिटेशन बाहर निकलने लगे धीरे धीरे। उसके बाद दोस्तों क्या फ़ायदा हुआ, लिसनिंग का फ़ायदा हुआ हमको, जो मैं आपको भी बता रहा था
कि असल में अंग्रेजी कैसे बोल जाती है, या थोड़ा स्टाइल में अंग्रेजी कर ओह आई बिलीव इन यस्टरडे करके कि ये कैसे होगा। तो ये धीरे 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 हमारी प्रैक्टिस बनने लगी। अच्छा दोस्तों, फिर किसी ने कहा कि फिल्म भी देखो। फिल्म देखने से दोस्तों दो फायदे होते हैं, दो तीन फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको अंग्रेजी सुनने की आदत पड़ेगी धीरे धीरे। दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये है कि अंग्रेज लोग कैसे रहते हैं, उनका रहने का सहने का तरीका क्या है, कैसे क्या खाते वो लोग, कैसे खाते हैं और किस किस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, किसी खास परिस्थिति में वो किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी फिल्म को गौर करके देखें ध्यान से, तो धीरे 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 अंग्रेजी क्या चीज़ होती है, अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं, ये बात आपकी पकड़ में आने लग जाएगी। तो फिल्म्स देखने से बड़ा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों हमने फिल्म देखना शुरू किया। अब दोस्तों लिसनिंग का फ़ायदा हुआ, उनके कल्चर का पता चला, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त हम जब जाते थे इंग्लिश फिल्म देखने के लिए, तो हमारी समझ में तो कुछ आता था नहीं शुरू में। तो जैसे हम ना चुपचाप बैठे होते थे, जब सब लोग हंस रहे तो हम भी हंसते थे, जब सब लोग चुपचाप बैठे तो हम भी चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं। शुरू में तो दोस्तों ये हाल था, लेकिन जब हम लगातार जाने लगे और जब लगातार मेहनत कर रहे हैं, ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी भी सीख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, धीरे धीरे फिल्म्स के डायलॉग्स हमारी समझ में आने लग गए। तो उधर भी हमारी पकड़ बनने लगी। दोस्तों ये सब जब इतना कर लिया तो अब बात आई कि भाई बोलने की प्रैक्टिस कैसे होगी। अब सीख रहे सब कुछ, तो बोलना भी तो है, क्यों असली मकसद तो बोलना ही था, उसी के लिए इतनी मेहनत की थी। तो दोस्तों क्या हुआ, स्पीकिंग प्रैक्टिस हमने कैसे की। पहले तो जो अपने 2-3 फ्रेंड्स थे उनसे बात करना शुरू किया, तो फ्रेंड्स से बात करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों फ्रेंड्स के साथ क्या होता है कि कई बार लड़ाई भी हो जाती है, और दूसरे फ्रेंड्स जो है मुझे जितनी इंग्लिश आती है उसको भी उतनी ही इंग्लिश आती है, तो एक लिमिटेड लेवल तक ही प्रैक्टिस हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा अच्छी लेवल की इंग्लिश बोलनी है, या नए नए शब्द नए नए वर्ड्स सीखने हैं, तो हमको दूसरे लोगों से बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों से जिनको हम जानते नहीं हैं। तो हमने स्ट्रेंजर्स से यानी अजनबियों से बातचीत करना शुरू किया। लेकिन ऐसे अजनबियों से बातचीत हमने करना शुरू किया जो हमको बिल्कुल जानते नहीं थे। अजनबी का मतलब ये जो हमको नहीं जानते हो, कि अगर कुछ गलत भी हो गया तो हम अपना चुपचाप वहाँ से मुंह दबा के निकल लेंगे, मुंह छुपा के, और हमको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। तो अनजाने लोगों को पकड़ के तो कैसे बातचीत की, जैसे तो हमने तरीके क्या निकाले कि एड्रेस पूछ लिया झूठ मूठ का, कि भाई साहब आप बता सकते हैं ये कहाँ पर है। इसी बात को हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू प्लीज़ टेल मी वेयर इज़ कनॉट प्लेस, ऐसे करके हमने बात करने की कोशिश की। तो धीरे धीरे हमारी हिम्मत बनने लगी। अच्छा दोस्तों, ट्रीज़ पेड़ों से बात की। आपको अजीब लग रहा है ना? मैं क्या करता था दोस्तों, बड़े बड़े पार्क्स हैं दिल्ली में, तो मैं उधर चला जाता था, या किसी भी शहर में पार्क होते हैं बड़े बड़े, पार्क में जाके एक पेड़ को अपने चुन लिया कि आज इस पेड़ से बात करूँगा। अब मैं खड़ा हूँ पेड़ के सामने और आधे घंटे तक उससे बात कर रहा हूँ। पेड़ बेचारा तो कुछ बोल नहीं सकता, न मेरी गलतियाँ निकाल सकता है, न मेरे ऊपर हंस सकता है। तो दोस्तों पेड़ से बात कर, इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब देखने वालों ने हमको पागल समझा होगा, लेकिन मैं तो अपना काम कर रहा था। फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, कि जो इंग्लिश नहीं बोलने की जो आदत थी, जो हेजिटेशन थी, वो इस प्रकार से निकाली हमने। दोस्तों मैंने एक और भी काम किया था कि अपने कमरे में एक शीशा लटका के उसके सामने बोलता था मैं। और कई बार तो मैं अपना वो काला चश्मा लगा के वो थोड़ा स्टाइल में, जिससे कि हेजिटेशन निकल जाए, जिससे कि मेरे अंदर का जो गवारपन था वो निकल जाए बाहर। उसके लिए मैंने ये सारी कसरत की और कवायद की। उसके बाद दोस्तों स्टोर्स जैसे मॉल्स हैं, उधर चले गए। बड़े बड़े मॉल्स में सेल्समैन भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे बड़े बड़े स्टोर है बड़े बड़े शहरों में या कहीं पर भी, अब तो हर शहर में मॉल है, तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो मॉल में चले गए, स्टोर में चले गए, और काफ़ी भीड़ है वहाँ दुकान में, तो सेल्समैन के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं, झूठ मूठ का कुछ भी पूछ रहे हैं, ये सामान कहाँ से आता है, ये कितने का है, इसमें कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, और ये सारी बातचीत हम लोग इंग्लिश में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जब 10, 15, 20 मिनट उससे बातचीत कर ली। अच्छा दोस्तों, ये जो बातचीत मैं कर रहा था, उसके पहले मैंने अपनी पूरी तैयारी की थी, सेंटेंस बनाना सीखा था, वोकैबुलरी सीखी थी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था ही। अब ऐसे लगातार बात करते रहने से धीरे धीरे हमारी फ्लुएंसी बनने लगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने लग गया, और हेजिटेशन जो है वो निकलने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से, और फिर उसके बाद जब लेवल अच्छा हो गया तो और भी अच्छे लेवल की किताबें पढ़ी। फिर इंग्लिश लिटरेचर में जैसे मैं आपको बता रहा था कि शेक्सपियर के प्लेस पढ़े, तो फिर हमने और भी राइटर्स को पढ़ा, जैसे कीट्स को पढ़ा, शैली को पढ़ा, क्रिस्टोफर मार्लो को पढ़ा, टॉमस हार्डी को पढ़ा, D.H. लॉरेंस को पढ़ा। एक से एक लेखक है, उनकी किताबें पढ़ी, उनकी किताबों में जो वर्ड्स थे उनको उनकी मीनिंग डिक्शनरी में देखी। तो इस प्रकार से
या कॉमिक बुक्स भी पढ़ रहे हैं, कोई ट्रैवल की गाइड मिल गई वही पढ़ रहे हैं, फैशन की मैगजीन मिल गई वही पढ़ लिया पूरा। तो ऐसे धीरे धीरे करते रहने से ग्रामर में कोई नया रूल है तो वो भी सीख लिया। इस प्रकार से दोस्तों मेरी इंग्लिश अच्छी हुई, मजबूत हुई। और दोस्तों उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, क्योंकि अपने देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, और इंग्लिश नहीं आने के कारण उनका कई बार उनको नीचा देखना पड़ता है। ये तो दोस्तों सच्चाई है कि हमारे देश में जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको लोग देखा जाए तो बड़ा अच्छी नज़र से नहीं देखते, ये जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी हवा चली हुई हमारे देश में, क्या कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, कोई जॉब चाहिए अच्छी तो वहाँ इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा। और मुझे जितनी दिक्कतें हुई या मुझे जितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी वो कम से कम मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं सीखने के लिए उनको ना उठानी पड़े। तो दोस्तों इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ाने की फील्ड में आया। और अब मैं ये यूट्यूब चैनल है आपके सामने, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग सीख सकें उतने लोग सीख लें, उनका भला हो। और मैं हर टॉपिक पर आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई वीडियो बना करके देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कहानी से थोड़ा बहुत आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको करनी चाहिए। डिक्शनरी आपके पास एक होनी चाहिए, आपके पास एक ग्रामर की, एक ट्रांसलेशन की बुक होनी चाहिए, और आपको कुछ कॉमिक बुक्स, कुछ फिल्म्स, कुछ गाने। अभी तो दोस्तों आपके पास यूट्यूब ही है, तो आप एक गाना सामने रख सकते हैं, उसकी मीनिंग समझ सकते हैं पहले, और गाना बजाए और साथ में मिल के गा रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो दोस्तों ये सारे तरीके थे। अगर दोस्तों आपको आगे भी मेरे वीडियोस चाहिए और आप मेरे साथ और भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको फिर कोई अच्छी और ज्ञानप्रद बात, अच्छी बात बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर तक मेरी बात सुनी। अगले वीडियो में मिलते हैं और नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।